राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी जीएस में। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 8 देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? तो देखिए, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे महंगी करेंसी की, तो देखिए वो है कुवैती दिनार। और इसके बारे में आपको थोड़ा हम बता दें कि जुलाई 2023 के अनुसार एक कुवैती दिनार जो है वो करीबन 267 के आसपास रुपये के आसपास हो गया है। 267 रुपये के आसपास चला गया है। ठीक है। और बहरैनी दिनार जो है वो बहरीन की मुद्रा है। ठीक है। अगर बहरैनी दिनार की बात करें तो ये बहरीन की मुद्रा है। और जो मनामा है, मनामा बहरीन की राजधानी और प्रमुख नगर भी और पतन भी है। ठीक है। और अगर कमाली रियान की बात करें तो ये ओमान की है। ठीक है, ओमान रियाल। चलिए, अब कुवैत जो वर्ष 1961 में स्वतंत्र देश बना और ओमान की राजधानी कहाँ है, तो आपको याद रखना है मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और तो देखिए, आइए विचार करते हैं। पहला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। आगे है, तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो अगर ऐसे बात करें तो देखिए क्या है, अगर दोनों कथन, तो दोनों कथन सत्य है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था उसका आधार बिंदु क्या था, तो औद्योगिक नीति का प्रस्ताव 1956 में था। इसमें भारी उद्योग का स्थापना करने पर बल दिया गया था और इस योजना में उद्योगों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र को लाइसेंस प्रदान करना शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो देखिए, अगर सही नहीं का बात करेंगे तो ये ऑप्शन देखते हैं। पहला है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 में प्रभावी हुआ था। ये गलत है फ्रेंड्स। जो 73वां अगर हम बात करें संशोधन का, तो ये 1992, ठीक है, और 1992 अधिनियम के तहत संशोधित हुआ था और 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी रूप में आया था। तो अगर ये 15 अगस्त गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे होना चाहिए 24 अप्रैल। तो चलिए ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह त्रिस्तरीय जैविकी रूप में जुड़ी हुई, ये भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। हाँ, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, जो कि है 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, जबकि ये 24 अप्रैल को हुआ था। चलिए और थोड़ा सा और इसमें आप बात करते हैं। जो 73वां संविधान संशोधन था वो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्या लिखा है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उप उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। अगर हम ऐसा बात करें तो इसमें 2 और 3 जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही कथन है। देखिए ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत विश्व का जो है ना तीसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला गलत है। और अगर बात करें मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन वगैरह और अलसी, सूरजमुखी आदि यहाँ पर होते हैं। कुछ तिलहन के बीजों का प्रयोग साबुन और प्रसाधन और उबटन बनाने में भी किया जाता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल और दक्षिणी भारत में क्या होता है, रबी की फसल के भी नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें तिलहनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य अगर भारत में, और यूएसए, चीन और ब्राजील तिलहन का मुख्य उत्पादक देश है और भारत इसमें चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पे देश का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो सेल के नए अध्यक्ष बने हैं वो हो जाएगा अमरेंद्र प्रकाश। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरेंद्र प्रसाद। देखिए अब थोड़ा स्टील अथॉरिटी के बारे में देख लेते हैं। बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी है जो अमरेंद्र प्रकाश है। ये बिहार के मधुबनी जिले के निवासी हैं और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। आप ये भी याद रखेंगे, 24 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना हुई थी सेल की। तो अभी इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अमरेंद्र प्रकाश, और ये बिहार के मधुबनी जिले के निवासी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त करता है। और स्टार्टिंग में
एक और इसमें एक और था जो जुड़ा हुआ था, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, तो उसको क्या कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में उसको हटा दिया गया। चलिए, और इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। ये जो है संविधान, ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। किस भारतीय जल प्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो देखिए, ये है कहाँ, जोग। और अगर बात करें जोग का, तो ये जोग प्रपात जो है ये कर्नाटक में है। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। और यहाँ पे एक और देख लीजिए, दूधसागर जलप्रपात जो है ये गोवा में है। और हिरनी जलप्रपात कहाँ मिलेगा, तो ये झारखंड में हिरनी मिलेगा, झारखंड में। और दूधसागर मिलेगा गोवा में, ठीक है, गोवा में। चलिए, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? अगर बात करें पूरा पाषाण काल लोग में, तो इसमें लोग कहाँ रहते थे? पहाड़ की कंदराओं में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो पूरा पाषाण काल है, भारत में प्रथम स्थान की खोज 13 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। और पूरा पाषाण के अंतिम चरण में आग की खोज भी की गई थी। पूरा पाषाण काल में भीमबेटका और आदमगढ़ के शैल चित्रकारी का प्रमाण मिल जाता है। और अगर बात करें भीमबेटका, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए, सूक्ष्म औजारों का काल जो है मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। और नव पाषाण काल में स्थायी जीवन, कृषि आदि की शुरुआत हो गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? देखिए, ये बनाती है गंगा। अगर बात करें संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाने की, तो गंगा बनाती है। और सुंदरवन डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है, ठीक है। और डेल्टा का आकार देखिए प्राय त्रिभुजाकार होता है, इस तरह का उसका आकार होता है। और वृद्धावस्था में नदी डेल्टा का निर्माण करती है। अब मैंग्रोव जो है वो वन सुंदरवन को कहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो अगर संसार में सबसे बड़ी डेल्टा की बात है, तो डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। और ये बनाती कौन है, तो गंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन के नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? देखिए, बैडमिंटन का जो नेट है वो जमीन से वो 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। और बैडमिंटन में रैकेट का जो वजन है ना, आपको भी याद रखना है, 85 से 140 ग्राम के बीच होता है। और इसमें बैडमिंटन की कुछ शब्दावली है, जैसे कि स्मैश, लव, लेट, ड्रॉप, सेट पॉइंट और हाई सर्विस। ये सब इसके क्या है, शब्दावली है, आपको ये भी याद रखना है। और अगर बात करें कि आधुनिक गोल्फ की जो शुरुआत है स्कॉटलैंड में हुई थी, आप ये भी याद रखेंगे। और टी गोल्फ खेल का जो समतल भूमि है, और यहाँ से पहला शॉट लगाया जाता है। चलिए, अगर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्याचात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है। तो इसमें आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, अगर बात करें तो संसदीय प्रणाली का जनक अगर माना जाए तो ब्रिटेन को कहा जाता है। और संसदीय प्रणाली की संवैधानिक प्रमुख नाम मात्र के होते हैं। संसदीय प्रणाली को मंत्रिमंडलीय प्रणाली, प्रधानमंत्री प्रणाली भी कहते हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों का प्रयुक्त हुए हैं। और भारत में जो संसदीय व्यवस्था है ये भी ब्रिटेन से ही ली गई है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न से किस देश में है? न्यूजीलैंड, केनिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर। तो ये फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मरे डार्लिंग नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की नदी है और यह दक्षिणी महासागर में गिरती है। मेडागास्कर हिंदी महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। और मेडागास्कर का बात करें तो अफ्रीका के मुख्य भूमि से जो मोजाम्बिक चैनल द्वारा है ना, ये अलग हुआ है। अब विश्व का प्रमुख, थोड़ा सा आप जलडमरू मध्य से भी देख लीजिए। अगर बात करें पाक जलडमरू मध्य, तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। मलक्का जो है ये मलाया और सुमात्रा को अलग करती है। अब बेरिंग जो है रूस और अलास्का को अलग करती है। चलिए, अब हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिकी शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो ये है फ्रेंड, देखिए इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 350 ए। देखिए, संविधान में जो 350 ए है, ये भारतीय संविधान के भाग 17वां का अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में आता है।
और 343 जो अगर हम बात करें एक में तो हिंदी राजभाषा का उल्लेख किया गया है। और 350 के अंतर्गत जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं उनके विशेष अधिकारी जो है वो नियुक्त करेंगे कौन, तो राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं, तो ये दिया गया है। और 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो भाषा से संबंधित है जैसे अंग्रेजी भाषा वगैरह तो वो दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगला, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था, तो ये था फ्रेंड्स हम्बुराबी। कौन था? हम्बुराबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम्बुराबी जो था ये बेबीलोन का शासक था, ठीक है। और हम्बुराबी संहिता में जैसे का तैसा दंड का प्रावधान था। अब भारत का प्रथम अगर विधि वेत्ता का बात करें तो वो मनु है, और मनु शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। हिंदू की जो प्रथम विधि है विधान है की पुस्तक मनुस्मृति है, आप ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार दो कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे, तो आप ये इजी से आंसर बता सकते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे लगातार 2 सालों तक। और अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार जो था संविधान सभा में अध्यक्ष भी चुने गए थे, आप ये भी ध्यान रखेंगे। 24 जनवरी 1950 को इनको राष्ट्रपति चुना गया। और भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो एस राधाकृष्णन थे, जो लगातार 2 कार्यकाल तक मतलब 2 लगातार कार्यकाल तक वो भी क्या रहे थे, उपराष्ट्रपति पद पर बने रहे थे। और इनके बात करें डॉक्टर राधा जो कृष्णन थे, भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति पद पर भी आसीन हुए, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही थे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्मदिवस पे मनाया जाता है। तो पहले और दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, और उसके बाद कौन हो जाएंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलाबों की लड़ाई हुई थी, तो फ्रेंड्स ये गुलाबों की लड़ाई हुई थी ये इंग्लैंड में हुई थी, आपको ये याद रखना है, ये कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। अब देखिए गुलाबों की लड़ाई में जो सामंतवाद थे वो सामंतवाद ने क्या किया था, धाराशायी कर दिया था, सामंतवाद को धाराशायी कर दिया गया था। और रक्तहीन क्रांति जिसे गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं, ये 1688 में इंग्लैंड में हुआ, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये है अरुंधति रॉय। कौन है ये, अरुंधति रॉय है। तो अगर बात करें ये बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला अरुंधति रॉय है। और अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार 1997, या आपको ये डेट याद रखना, 1997 में इनको ये पुरस्कार मिला था, ठीक है। और बात करें तो भारतीय मूल के BS नायपाल को 1971 में इन ए फ्री स्टेट के लिए भी बुकर पुरस्कार मिला है। भारतीय मूल के सलमान रुश्दी को भी 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार मिल चुका है। और अगर बात करें हाल ही में तो हाल ही में अरविंद अडिगा जो है 2008 में इनको बुकर पुरस्कार व्हाइट टाइगर के लिए दिया गया था। और ये पुरस्कार जो है मान बुकर जो बुकर पुरस्कार है 1969 से 1969 से ये दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो फ्रेंड्स ये जिनेवा में है। देखिए जो इसकी स्थापना होती है वो 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना होती है 1948 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, विश्व मौसम का। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, ये तो वियना में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, तो ये था लॉर्ड इरविन। जब दिल्ली समझौता हुआ था तो इस समय लॉर्ड इरविन था। और अगर बात करें तो ये दिल्ली समझौता कब हुआ था, तो 1931 में 1931 में हुआ था, 5 मई 1931। और ये दिल्ली समझौता में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। दिल्ली समझौता के द्वारा क्या किया गया था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको गांधी जी से बंद करने के लिए मांग किया गया था, जिसमें जो गांधी जी था वो गांधी जी जो थे गोलमेज सम्मेलन के लिए भाग लिए थे लंदन में। और वो कांग्रेस के एकमात्र पद्धति के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, ठीक है। और अगर दलितों को अलग निर्वाचन देने के विषय पर गांधी जी विशेष मतलब जो गांधी जी विशेष विरोध कर रहे थे कि नहीं, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो वापस लौट आए थे। वो तीनों गोलमेज सम्मेलन के मात्र एक गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। और अगर बात करके तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रूस का जो मैनचेस्टर है तो वो किसे कहा जाता है, तो अगर रूस के मैनचेस्टर का बात करें तो वो है युवानोवो,
युवा नोवो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैनचेस्टर है क्या, तो मैनचेस्टर जो है ब्रिटेन में एक सूती कपड़ा के लिए काफी विख्यात शहर है, और जापान का जो मैनचेस्टर है वो ओसाका को कहते हैं। अब भारत का मैनचेस्टर का बात करें तो देखिए भारत में उत्तर भारत, तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहते हैं, और अगर भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी की बात कहा जाए तो वो बम्बई को कहा जाता है या मुंबई को, और भारत का बोस्टन जो है अहमदाबाद को कहते हैं। और देखिए जो सूती वस्त्र उद्योग है कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, अब भारत में सबसे अधिक जो श्रम शक्ति सूती वस्त्र उद्योग में कार्यरत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन के लिए होता है, तो देखिए जो नीले रंग का जो प्रयोग है नदी नदी को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा और देखते हैं, अगर अंतरिक्ष से देखें हम पृथ्वी पर तो नीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पर जल ही जल की मात्रा बहुत अधिक क्षेत्र में फैली हुई है, तो इसलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं, और नीले ग्रह के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश हमको नीला दिखाई देता है, और लाल ग्रह की बात करें तो वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाईस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है, तो देखिए अगर किसमें कालिदास का नाम मिलता है तो अब देखिए ये है पहला ऑप्शन है मथुरा स्तंभ लेख, उदयगिरी गुफा अभिलेख, सांची का अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। देखिए इसमें ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऐहोल अभिलेख, ठीक है ना। अगर कालिदास जी का नाम का बात करें तो वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है, और ऐहोल अभिलेख में जो है ना भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर की भी चर्चा मिलती है, जो भैरवी मंदिर है और महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन में स्थित है, और ऐहोल अभिलेख जो है वातापी यानी कि बादामी में स्थित है, और ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई थी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इनको लिखने वाले कौन थे, तो ये रवि कीर्ति, रवि कीर्ति जी ने इनको क्या किया था, रवि कीर्ति ने इनको लिखा था, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में थोड़ा और, जो ऐहोल अभिलेख था वो चालुक्य वंश के जो महान शासक था पुलकेशिन II ने उत्कीर्ण करवाया था, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला वॉकर कप का संबंध किस खेल से है, वॉकर कप, तो देखिए गोल्फ क्या होता है, गोल्फ में हमको जब हम बॉल को हिट करते हैं तो हमको फिर वॉक करके जाना होता है, चल के, वॉक मीन्स क्या होता है, चल के जाना होता है, तो आप इसे याद रखेंगे, तो ये गोल्फ से संबंधित है, तो वॉकर कप किस संबंधित हो जाएगा, गोल्फ से। अब देखिए इससे संबंधित कुछ और कप है, जैसे कि राइडर कप हो जाएगा, प्रिंस वेल्स कप हो जाएगा, नोमुरा ट्रॉफी, मुथैया गोल्ड कप आदि ये सब है। और अगर बात करें हॉकी का, ठीक है, तो हॉकी का जो पहला विश्व कप हुआ था वो 1971 में हुआ था, 1971 1971 में हुआ बार्सिलोना में, ठीक है। और हॉकी संबंधित कप भी याद रखेंगे आप, आगा खा कप हो गया, महाराजा रणजीत सिंह कप, महाराजा रणजीत सिंह कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, नेहरू ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड कप और वेलिंगटन कप, ये सब रिलेटेड है हॉकी से। अब देखिए फुटबॉल का भी थोड़ा बात करें तो फुटबॉल से कुछ संबंधित कप हो जाएगा, जैसे डुरंड कप, रोवर्स कप, फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी, कलिंग कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ये सब रिलेटेड किससे है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है, तो देखिए ये बोले थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उपरोक्त कथन में जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के भाषण में कहा था उन्होंने, तो आप ध्यान रखेंगे 1936 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने ये कहा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो समाजवादी विचार के से अधिक प्रभावित थे, और 1955 में कांग्रेस का अधिवेशन जो था आवाड़ी यानी कि यूएन देवड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। इस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस का जो लक्ष्य है समाजवादी ढांचा पर भारत का निर्माण करना, और 1956 में औद्योगिक नीति का समाजवादी विचारधारा को स्पष्ट प्रमाण मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो अगर देखिए भारत में बेरोजगारी का जो अगर प्रमुख कारण का बात करें तो ऑप्शन देखते हैं, प्रति व्यक्ति निम्न आय, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, यही हो जाएगा फ्रेंड, जनसंख्या में जो तीव्र वृद्धि है ना ये भारत की बेरोजगारी का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। देखिए भारत में जो संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है, भारत में जो शिक्षित बेरोजगार सबसे मुख्य समस्या है कि लोग शिक्षित है लेकिन फिर भी बेरोजगार है, भारत में अदृश्य बेरोजगारी जो कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, शहरी बेरोजगारी मुख्यतः शिक्षित बेरोजगारी ही है। तो इस तरीके से क्या है कि भारत में बेरोजगारी का अगर मुख्य कारण की बात करें तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था यानी कि टोकन करेंसी किसने लागू किया था? तो देखिए ये किया था फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक ने। जो टोकन करेंसी की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए इनके साथ ये अगर बोला जाए तो बदनसीबी के राजा थे ये जो भी कदम उठाते थे जनता के भलाई के लिए, अपने राज्य को विकासशील बनाने के लिए, इनको हर बार मुंह की खानी पड़ी। और ये देखा जाए तो सबसे पढ़े लिखे भी थे, लेकिन अगर बात किया जाए तो सबसे बदकिस्मत राजा यही थे। अब देखिए अगर सांकेतिक मुद्रा जो था ये बता ही याद दिया आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। तो मोहम्मद बिन जो तुगलक ने चांदी के मूल्य के बराबर तांबे के सिक्के भी चलाए, ये आपको ये भी ध्यान रखना है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही सबसे अधिक विद्रोह हुआ था सल्तनत काल में, और इनका सल्तनत काल जो था दिल्ली सल्तनत इन्हीं के समय में सबसे बड़ा भी था, सबसे ज्यादा दूर तक फैला हुआ था। सबसे विवादित और विद्वान शासक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि मुस्लिक शासकों में अगर बात करें तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे जो सबसे अधिक क्षेत्र पर शासन करने वाले भी सुल्तान थे। दीवाने को ही जो कि कृषि विभाग से स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, आप याद रखेंगे दीवाने को ही। देखिए अगला है बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो ये अपनाई थी फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने। जो अगर बात करें बाजार नियंत्रण प्रणाली की तो ये इसके लिए काफी सख्त थे। उन्होंने बाजार में एक नीति अपनाई कि इससे ज्यादा रेट पे कोई सामान नहीं बेचेगा। इससे क्या होता है, जैसे देखिए अगर मान के चलते हैं अगर रेट कम होगा तो उनको क्या होगा, जितने भी जो उनके सैनिक वगैरह उनको भी कम पैसा देना पड़ेगा, तो आराम से अपना वो जीवन बसर कर सकते थे। और इन्होंने काफी सख्त पॉलिसी अपनाई थी कि अगर कोई सामान कम देता है तो उनका हिसाब तब कहना था कि जितना ग्राम कम है उतना ग्राम उनके शरीर का मांस का टुकड़ा काट लो और उस पर बराबर करो। तो इनका जो नीति था काफी सख्त था। अब देखिए अगर बात करें मलिक याकूब और मलिक काबिल ने सुल्तान के बाजार को नियंत्रण में सहयोग किया था। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था मुख्य उद्देश्य अपने साम्राज्य को नियंत्रित बनाए रखना तथा मंगोल आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी केंद्र में शक्तिशाली सेना रखना था। देखिए अलाउद्दीन के समय सबसे भीषणतम मंगोल आक्रमण हुआ था, आपको ये भी ध्यान रखना है। और अलाउद्दीन खिलजी जो था प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। ठीक है, धर्म को बिल्कुल राजनीति से अलग रखता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? अगर टोडा निवासी की बात करो तो नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा फ्रेंड्स। जो टोडा जनजाति है ये इनका मूल निवास स्थान है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अब देखिए थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ी है ये तमिलनाडु में स्थित है, आपको याद रखना ये TN यानी कि तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा, जो कि 2637 मीटर के आसपास की है। तो डोडा बेटा आप याद रखेंगे, जो नीलगिरी की सबसे जो ऊंची चोटी उसका नाम है डोडा बेटा। अब देखिए जो टोडा जनजाति है ये मुख्य व्यवसाय इनका क्या है, पशुपालन। और गारो और खासी जनजाति जो मेघालय की गारो, खासी और जयंती है, आप इसको याद रखेंगे मेघालय की जनजाति है। और इन्हीं तीनों नाम पे वहाँ का एक पहाड़ी भी तीनों के नाम पे है। और अगर बात करें 2011 के अनुसार जो अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या भारत में 8.6% है। तो नीलगिरी पहाड़ी के बारे में आप देखें कि यह तमिलनाडु में स्थित है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा। और यहाँ पे जो टोडा जनजाति का ये मूल स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 का, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ? तो देखिए ये अकबर के काल में हुआ था फ्रेंड्स। देखिए अकबर ने जो था एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के समय महाभारत का अनुवाद होता है रज्मनामा के नाम से। बदायूनी आदि ने भी रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। संगीत का जो सबसे अधिक पुस्तक जो है औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। और संगीत पर प्रतिबंध भी औरंगजेब ने ही लगाया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। साहित्य और संस्कृति दृष्टि से गुप्त जो काल था, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। और अगर चित्रकला की दृष्टि से देखें तो जो जहांगीर का शासनकाल था, मुगल काल, स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, बिहार की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो देखिए फ्रेंड्स ये आश्रित है 77%। तो ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार में जो कृषि का पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने तृतीय रोड मैप यानी कि 2017 से 2022 के लिए तैयार किया है। और तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उस समय श्री रामनाथ कोविंद ने तृतीय कृषि रोड मैप के क्या किया, तो उद्घाटन किया था बिहार में। और बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 में लागू हुआ है, जो 31 मार्च 2028 तक के लिए तैयार किया गया। और बिहार में केवल 11.29% आबादी जो है वो शहर में निवास करती है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो देखिए ये था इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861 का। तो ऑप्शन जो बी है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भारत के जो वायसराय थे इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी।
अब देखिए, जो वायसराय संकट के समय बिना विधायिका परिषद की अनुमति के ही अध्यादेश जारी कर सकता था, जो कि कितने महीने के लिए वैध होता था? करीबन 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए वैध रहता था। और 1853 का जो चार्टर अंतर्गत आया था 1854 में, उसमें 6 सदस्यीय विधायिका परिषद बनाया गया था। और अगर बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की, तो 1861 में प्रांतों को विधान परिषद में क्या किया गया था? स्थापना किया गया था, के द्वारा प्रांत जो थे उसमें विधान परिषद बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी पर व्यापार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और चीन के साथ व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी अपनाई गई, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसमें मुसलमानों के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व तथा मतदाता की मतदान व्यवस्था भी की गई थी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था? तो 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर्ड किसने दिया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फ्रेंड्स इसको देखिए चार्टर्ड दिया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। ठीक है, देखिए 31 दिसंबर का समय था 1600 ईस्वी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम, आप ध्यान रखें, एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्ष के लिए जो पूर्वी व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी में के 217 साझेदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रथम गवर्नर थे उनका नाम था जॉन स्मिथ, याद रखेंगे आप, जॉन स्मिथ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्वतंत्र प्रभार के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। और बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे उनका नाम था विलियम बेंटिक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, म्यांमार कब आजाद हुआ? तो फ्रेंड्स देखिए ये आजाद होता है 4 जनवरी 1948 को, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है 4 जनवरी 1948। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया तो उसमें क्या कर दिया गया? वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। और 24 जून 1908 को लोकमान्य तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक के जो राजद्रोह दोहत मतलब राज जो द्रोह है के लेख छापने के जुर्म में 6 साल की सजा भी म्यांमार जेल में ही भेज के हुई थी। म्यांमार में मांडले में उनकी सजा हुई थी। तो आप ये सब फैक्ट्स याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। मैं कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स कि मैं आपको सारे फैक्ट्स बता सकूं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस में कौन सी प्रथा प्रारंभ की? देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ना अस्थाई बंदोबस्त, अगर बात की जाए तो इनके द्वारा कौन सा बंदोबस्त? तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। और ये कहाँ ये 1793 में, कब फ्रेंड्स? 1793 में ये स्टार्ट की गई। और देखिए ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 जगह लागू किया गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया। और अस्थायी बंदोबस्त में जो भूमि का जो मालिक था वो जमींदार को ही बनाया गया। और अस्थायी बंदोबस्त का जनक जो थे वो सर जॉन शोर को कहा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। और अगर बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को न्यायिक कार्यों के से अलग कर दिया और कॉर्नवालिस कोर्ट 1793। अब देखिए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन सी प्रथा चलाते हैं? तो अस्थायी बंदोबस्त, और ये कब? 1793, बिहार, बंगाल बिहार और उड़ीसा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, काफी बार बार पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था फ्रेंड्स वारेन हेस्टिंग्स, आप इसको याद रखेंगे, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए बंगाल का जो प्रथम गवर्नर हो गया वो वारेन हेस्टिंग्स हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही ईस्ट इंडिया कंपनी संपूर्ण प्रक्षेत्र आता है। अगर बात करें कि हम स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था, जो कि सबसे आखिरी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? देखिए सती प्रथा जो थी वो बंगाल अधिनियम 17वां के जो अंतर्गत है ना उसको समाप्त कर दिया गया। देखिए होता क्या है कि 1829 में एक्ट जो 17वां था के अधीन विलियम बेंटिक ने इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और इसमें अगर बात करें कि किसकी अहम भूमिका थी, तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अगर बात करें इसमें अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में सती प्रथा का सांकेतिक प्रमाण भी हमको मिलता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नैविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स ये था
NVS-01 तो मई 2023 में इसरो के द्वारा NVS-01 नामक जो नाभिक था उस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियोक्रोनस ट्रांसफॉर्मर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया था। तारामंडल का पहला उपग्रह का बात करें तो वो IRNSS-1A को 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था और 2016 में IRNSS का नाम बदलकर नैविक यानी कि नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन कर दिया गया। अब देखिए जो नैविक है को हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका के GPS के तरह नेविगेशन सिस्टम के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं निम्न में से कौन संविधानोत्तर संस्था है, मतलब संविधान के बाद की संस्था की बात की जा रही है। तो देखिए नीति आयोग है, आपको क्लियर दिख रहा होगा ऑप्शन में नीति आयोग। तो देखिए नीति आयोग वर्तमान जो अभी आपको दिख रहा है वो 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना कर दी थी। और जो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग जो है वो अनुच्छेद 315, संघ लोक सेवा आयोग को अनुच्छेद 315 और वित्त आयोग 280, चुनाव आयोग 324 और अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो है ये 263 में ये सब एक संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग की स्थापना करके बात करें तो आपको बता दिए 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के जगह पे। चलिए अगला क्वेश्चन कि जो बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ निम्नलिखित में से क्या थे। देखिए उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिवादी या शासकीय सेवक। तो देखिए ये उदारवादी नेता थे। बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में बात कर रहा है, बाद का नहीं बात कर रहा है, प्रारंभ का बात कर रहा है। और अगर देखिए जो बिपिन चंद्र पाल थे गर्म दल में त्रिरत्न में से एक थे, पाल, बाल, ठीक है ना, और लाल। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये गर्म दल के नेता थे। लाल बाल पाल के नाम से इनको जाना जाता था। देखिए लाला लाजपत राय थे ये पंजाब के थे और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के और बिपिन चंद्र पाल कहाँ के थे तो ये बंगाल क्षेत्र से संबंधित थे। और अखिल भारतीय स्तर के प्रथम नेता जो थे वो बाल गंगाधर तिलक को ही माना जाता है। और तिलक की मृत्यु फ्रेंड्स 1 अगस्त 1920 को हुई थी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, तो ये फ्रेंड्स किया गया था R रवि कन्नन को। R रवि कन्नन जो सितंबर 2023 जो था उनमें इनको दिया गया और ये 65वां रेमन पुरस्कार विजेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है। तो ये जीता फ्रेंड्स द एलिफेंट विस्पर्स ने। द एलिफेंट विस्पर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द एलिफेंट विस्पर। देखिए अब बात करें इसका द एलिफेंट विस्पर का, तो 95 ऑस्कर अवार्ड मिला इनको 2023 इन्होंने जीता। और एक और फिल्म है जिसमें जो एस.एस. राजामौली के द्वारा बना था RRR, जिसका जो गाना है नाटू नाटू उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में भी ऑस्कर पुरस्कार मिला। और भारत की जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी द एलिफेंट विस्पर्स उनको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो ये किया था फ्रेंड्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। देखिए जो इंडियन एसोसिएशन था इसकी स्थापना बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 1876 में कलकत्ता में किया था। और इंडिया नामक पुस्तक अगर बात करें तो ये दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ने निकाला, ठीक है। और अगर बात करें इंडियन लीग की स्थापना तो ये शिशिर कुमार घोष द्वारा 1875 में किया गया था, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनना है। देखिए जो गलत है उसको चुनना है। देखिए और मॉरिशस रुपया सही है, ताइवान डॉलर सही है, ग्रेट ब्रिटेन यूरो गलत है फ्रेंड्स। आपको पता होगा कि ग्रेट ब्रिटेन का जो यूरो नहीं है पाउंड है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर पाउंड हो जाएगा। अभी देखिए जो यूरो है ना वो वर्तमान में 20 देश का मुद्रा है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जिसमें जो 20वां देश जो था वो क्रोएशिया था, जो 1 जनवरी 2023 को आधिकारिक रूप से इसको अपनाया था यूरो को। तो ये करंट का क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। 20वां देश है ये क्रोएशिया। अगर बात करें 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। और इराक की मुद्रा क्या है, रियाल है। और संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है, तो दिरहम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता, फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है। तो
तो फ्रेंड्स ये हराया है लेबनान को। भारत ने कलिंगा स्टेडियम में, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, हराकर फुटबॉल में टीम किसको हराकर, लेबनान को हराकर ये कप जीता। देखिए सितंबर 2023 को भूटान के थिम्पू में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 में भारतीय अंडर-16 फुटबॉल कप टीम ने बांग्लादेश को हराकर खिताब जीत लिया। वहीं जून 2023 में उरुग्वे ने इटली का हराकर अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप 2023 जीत लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि एतमाद उद औला का मकबरा किससे संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स किससे संबंधित है? जहांगीर से। ये संबंधित है जहांगीर से। अब देखिए जो एतमाद उद औला थे ये नूरजहां के पिता को दी गई उपाधि है। तो ये नूरजहां के जो पिता थे उनको एतमाद उद औला कहा जाता था। नूरजहां ने 1627 में अपने पिता की मृत्यु होने पर आगरा में ही क्या किया था, इनके मकबरा को बनवाया था। यह मकबरा पूरी तरीके से मुगल काल में सफ़ेद मार्बल का बना हुआ मकबरा है। और नूरजहां के पिता का नाम क्या था फ्रेंड्स? ये नाम था ग्यास बेग, ठीक है। और उनकी माता का नाम था अशमात बेगम। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जो इतमाद उद औला है अगर ये किनसे संबंधित हो जाएंगे तो ये जहांगीर से, ठीक है। चलिए और इनका मूल नाम क्या था? तो इनका जो इतमाद उद औला उनको उपाधि दिया गया तो उनका मूल नाम था ग्यास बेग। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये नूरजहां के पिता थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टू एंड हंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक कौन है? टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड। तो देखिए इसके लेखक फ्रेंड्स M.S. स्वामीनाथन, ठीक है। तो M.S. स्वामीनाथन इसके राइटर हैं। और अगर बात करें सैमुअल हर्ट द्वारा जो प्राइस ऑफ पावर पुस्तक लिखी गई, द स्ट्रगल इन माई लाइफ जो है ये नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आप इनको याद रखेंगे, द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ। तो चलिए इसका 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट पर बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? अगर देखिए ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बात करें तो इनका जो संबंध सबसे ज्यादा रहा है वो पाटलिपुत्र से, भारत के बिहार के पाटलिपुत्र नगर से इनका संबंध रहा है। देखिए आर्यभट्ट का जो जन्म होता है 476 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका यानी कि आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी थी। और अगर बात करें कि दशमलव प्रणाली, सूर्य प्रणाली, शून्य प्रणाली, ये सब का खोज का जो श्रेय है वो आर्यभट्ट जी को ही जाता है। और पाई का मान भी आर्यभट्ट ने ही दिया था। और आर्यभट्ट के नाम पर 1975 में भारत ने पहला अपना जो कृत्रिम उपग्रह था उस सैटेलाइट जो उसको छोड़ा था उसका नाम आर्यभट्ट ही रखा था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इनका जो संबंध था बिहार की, ये पाटलिपुत्र से संबंध रखते थे। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है? देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है फ्रेंड्स पोलैंड, ठीक है। तो देखिए होता क्या कि हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे आक्रमण कर दिया और 3 दिसंबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी जर्मनी के खिलाफ। इस प्रकार क्या होता है कि द्वितीय विश्व जो आरंभ हो गया, जिसका समापन 1945 में होता है, जिसका विनाशकारी परिणाम देखने को मिलता है 6 अगस्त और 9 अगस्त को, जिसमें 1945 हिरोशिमा और नागासाकी जिस पर अमेरिका क्या करता है, परमाणु बम गिरा देता है। और इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया भारतीय रिजर्व बैंक, तो RBI के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया? तो ये किया गया फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, क्रिकेट के भगवान के नाम से जाने जाते हैं। और अगर बात करें कि त्रिपुरा के जो पर्यटक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में थी सौरभ गांगुली, और जिनको दादा का नाम से बुलाया जाता है। स्विट्जरलैंड पर्यटक जो है वो नीरज चोपड़ा, जिनको हम लोग गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। और मैरी कॉम ने 8 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप विजेता रह चुके हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो शक्ति है यानी कि शक्ति का बीमीय सूत्र क्या है? तो शक्ति की अगर एसआई मात्रा की बात करें तो वो है वाट, और अगर बीमीय सूत्र का बात करें तो हो जाएगा ml² T - Q, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और थोड़ा सा ज्योति तीव्रता के बारे में बात कर ले तो इसका जो मात्रक है वो कैंडेला है, और पदार्थ का जो परिणाम है उसका मोल है, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन ये, तो आप ध्यान रखिएगा।
अब देखिए बॉयल का नियम का सूत्र क्या है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, जो भी होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है A1/P के, तो ऑप्शन जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा, सांद्रता वाले कैल्शियम कार्बोनेट जो है युक्त पानी वाले आमतौर पर क्या कहा जाता है, सौम्य माना जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2π√I L/G। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, अगर हम T² हमको अगर निकालना हो तो 4π² 1/G बराबर G कितना हो जाएगा 1/T²। तो अगर हम G में प्रतिशत त्रुटि की बात करें तो ये हो जाएगा डेल्टा I/L प्लस 2 इंटू डेल्टा T/T। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2% और प्लस 2 गुने 1%, तो ये हो जाएगा 4%। फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 4% हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पृथ्वी के ऊपर हम या नीचे जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, घटता है। और जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा फ्रेंड्स, ये ध्रुव पर, और सबसे कम कहाँ होगा, तो विषुवत रेखा पर। और अगर पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ने से क्या होता है फ्रेंड, अगर घूर्णन गति बढ़ जाएगा तो जी का मान क्या हो सकता है, कम हो जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला 55 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। देखिए चुंबकीय अनुनाद पर आधारित क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सीटी स्कैन, जो कि ऑप्शन ए है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो अपकेंद्र बल जो है ना सदैव केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। और जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो इस पर जो बल है वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, और इस बल को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो F = mv²/r होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, F = mv²/r। और अपकेंद्रीय बल जो है ना छदम बल या जड़त्वीय बल भी होता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल से विपरीत होता है। और जो सर्कस देखते हैं ना मौत का कुआं, उसमें अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। और अपकेंद्रीय बल वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है, और यह आभासी बल माना जाता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन है, सही कथन छांटना है। तो आइए देखते हैं, चाल एवं वेग दोनों में दिशा और परिणाम होता है, ये गलत है फ्रेंड्स, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाल में केवल परिणाम और वेग में परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर चाल और वेग का अगर SI मात्रा का बात करें तो मीटर पर सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और प्रति जो इकाई वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का होता है v-u/t। और त्वरण का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि प्रक्षेप्य के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो अधिकतम जो परास है वो क्या होगा। तो इसका जो अधिकतम परास है फ्रेंड्स 4 गुना हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और देखिए अगर बात करें कि पृथ्वी के जो अगर अति निकट चक्कर लगाने वाले जो उपग्रह हैं उनका परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट का होता है। और उपग्रह के परिभ्रमण काल जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और परिक्रमण काल का अगर फॉर्मूला अगर बात करें तो कक्षा की परिधि बटा कक्षीय चाल। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये है पोलियो, ये पोलियो की बीमारी की बात की जा रही है, ठीक है ना। देखिए जो ORB था वो देने का निर्णय भारत ने ले लिया है। और पोलियो पॉलीमिलाइट वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है ना। आप ध्यान रखेंगे जो पोलियो है ये पॉलीमिलाइट्स वायरस से होता है। और पोलियो जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और पोलियो वैक्सीन की जो खोज है वो जोनास साल्क ने किया था, आप इनको ध्यान रखेंगे। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो देखिए ये होता है ऑफ बाउ के सिद्धांत द्वारा, ठीक है। तो देखते हैं जो हुंड के नियम के अनुसार कोई भी देखिए पहले ये देख ले, अगर कोई भी जो परमाणु है उनके उपकोषों को भरने का जो क्रम नियंत्रित होता है वो ऑफ आउ का सिद्धांत है।
और हुंड के नियम के अनुसार किसी भी कक्षा के कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक कर भरते हैं और उसके बाद ही उसका जोड़ा बनना शुरू होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। तो ये फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा, तो ऑप्शन जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें अफवाह का सिद्धांत द्वारा। चलिए हम 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए गलत कथन के बारे में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है। ये गलत है फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन पहला ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए ओजोन जो है वो गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनता है, यानी कि O3 से मिलकर बना होता है, O2 से नहीं। वायुमंडल में जो ओजोन परत की उसकी जो मोटाई है हम लोग डॉप्सन में नापते हैं। और ओजोन छिद्र की जो खोज अगर बात किया जाए सबसे पहले तो ये 1984 में जोसेफ फारमैन ने और बी गार्डिनियर और जे संकलिन द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर की गई थी। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधित रूप किगाली समझौता 2016 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 सितंबर को का जो दिन था वो विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 16 सितंबर 16 सितंबर का डेट आप याद रखेंगे। और हम लोग जो ओजोन लेयर है उसको डॉप्सन में मापते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH किसका है? ये मेथिल एल्कोहल का है। ये मेथिल एल्कोहल का ये सूत्र है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र का बात करें तो हो जाएगा CaOCl2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 का होल ट्वाइस H2O, ठीक है। और अगर फिटकिरी का बात करें तो K2SO4 Al2SO4 3 18H2O है। चलिए अगला, और हाँ थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं यौगिक, जैसे कि मोहर साल्ट जो होता है FeSO4 NH4 2SO4 और 6H2O होता है। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। और व्हाइट विट्रियोल होता है जिंक सल्फेट H2O। और ग्रीन विट्रियोल होता है फेरस सल्फेट H2O। तो ये सब काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। तो फ्रेंड देखिए अगर इसको संचित करने की बात करें तो ये नहीं, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसमें 3, ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि गुर्दे में उत्पन्न जो मूत्र से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। फ्रेंड्स इसको मूत्र वाहिनी में ये संचित होता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रसायन विज्ञान में एक आवारा तत्व है जिसे मतलब उसे आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो ये किसको फ्रेंड्स? ये हाइड्रोजन को, ठीक है ना। हाइड्रोजन को जो है वो आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। देखिए हाइड्रोजन अल्फा एवं वायुमंडल की ऊपरी सतह पर होता है और इसलिए इसे आवारा तत्व कहते हैं। जो अल्फा जो है और वायुमंडल के ऊपरी सतह पर होता है। गुब्बारा में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है और सूर्य के प्रकाश जो ऊर्जा का कारण जो हाइड्रोजन और हीलियम में ही है, जिसमें अनियंत्रित नाभिकीय संलयन होता रहता है। चलिए और अगर बात करें कि पूरे ब्रह्मांड में कौन सा गैस सबसे ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन गैस ही है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। देखिए परमाणु भार जो होता है वो तुल्यांक भार और संयोजकता होता है, तो संयोजकता के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ अगर बात करें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? तो रदरफोर्ड किए थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कौन किए थे? तो जे थॉमसन किए थे। और न्यूट्रॉन का कौन किए थे? तो जेम्स चैडविक किए थे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन का जो थॉमसन है इसका आप ईथ से याद रख सकते हैं, ईथ। और न्यूट्रॉन और चैडविक का इसका है नाच, ईथ नाच, ठीक है ना। अब प्रोटॉन का आपको पता होगा, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, ठीक है। चलिए प्रो में ही र आ रहा है तो इसको याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। और अगर बात करें कि इन्होंने न्यूट्रॉन जो जेम्स चैडविक थे, न्यूट्रॉन का खोज कहाँ किए थे? तो नाभिक में किए थे। और आवेश कैसा होता है? तो उदासीन होता है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन का हम बात करें। औरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। देखिए ये स्थित होता है सूक्ष्म तरंग और दृश्य क्षेत्र के बीच में। तो ऑप्शन जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य की जो साधारण श्वसन दर है वो कितनी है? तो ये है 15 से 18 बार प्रति मिनट।
15 से 18 बार प्रति मिनट। और अगर बात करें कि जो धड़कन है मनुष्य का कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, तो 72 बार। और सामान्य नारी की दर भी जो है 72 बार ही होता है पर मिनट। और जो भ्रूण अवस्था में जो शिशु का जो 130 बार होता है धड़कता है उसका हृदय। श्वसन का प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का दहन होता है और ऑक्सी श्वसन के उपरांत एक ग्लूकोज का जो अणु है 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। आइए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का जो स्रवण है वो किसके द्वारा होता है? ये होता है फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी, ठीक है ना, पिट्यूटरी हार्मोन। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें होता क्या है कि जो पीयूष ग्रंथि है ये इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और पृष्ठ ग्रंथि में बहुत तरह के हार्मोन इससे निकलते हैं। ये हार्मोन जो शरीर की वृद्धि और विशेषतः हड्डियों की वृद्धि के लिए नियंत्रित करता है। एक होता है एसटीएच हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं अस्टोमैटोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है ना। अगर ये ज्यादा निकलने लग जाए तो ये भीमकाय एवं कम श्रावण में बौनापन हो जाता है। अगर ज्यादा निकल रहा है तो आपका जो शरीर है वो काफी भीमकाय हो जाएगा, और कम निकलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको बौनापन का देखा जाता है इसमें। चलिए अगला है 71 नंबर क्वेश्चन। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। देखिए पहला है बेसेल सभा, जैव विविधता संरक्षण, गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ था जलवायु परिवर्तन के लिए, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ कब था, तो ये 1997 में, और ये लागू होने का वर्ष कब था, तो 2005। और कार्य क्षेत्र क्या था, जो ग्रीन हाउस गैस है उसको उत्सर्जन को कम करना। और एक और था मॉन्ट्रियोल प्रोटोकॉल, ये 1987 में, और इसका लागू होने का वर्ष कब था, तो 1989। और इसका क्या था, इसको नियंत्रण करना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारे ओजोन परत को, ओजोन लेयर को। रामसर संधि कब हुआ, 1971 में, जिसमें जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि उसके संरक्षण के लिए। और ये लागू कब होता है, तो 1975 में। एक और आपको याद रखना है किगाली समझौता 2016 में होता है, ये HFC के लिए होता है, ठीक है ना। एक वियना समझौता होता है 1985 में, जो कि ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए ही ये भी समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। लैंगर हैंस के द्वीप को इंसुलिन का स्राव कहते हैं जो स्थित होता है लैंगर हैंस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स अग्नाशय, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय। देखिए और इंसुलिन जो है लैंगर हैंस द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन के अल्प मात्रा के अगर श्रावण से मधुमेह नामक रोग हो सकता है, ठीक है। और उद्भिद में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो मधुमेह कहलाता है। और जो लैंगर हैंस की द्वीपिका में 3 प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। एक हो गया अल्फा, बीटा और गामा। जो अल्फा है उससे ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, और बीटा से इंसुलिन, और गामा से सोमैटोस्टेटिन निकलता है। ये तीनों उससे स्रावित होने वाले हार्मोन हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो ये फ्रेंड्स हो जाता है एड्रीनेलिन द्वारा। जो अगर एड्रेनलिन की अगर हार्मोन जब ज्यादा हो तो इससे क्या हो जाता है, जो हृदय स्पंदन है और रुधिर दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाने चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स ये 6 महीने के अंदर लग जाना चाहिए। जो 6 महीना है उसके अंदर का ये डेट लग जाना चाहिए। तो ये देखिए ये जो BCG का टीका है ये टीबी से 70% तक सुरक्षा प्रदान आपको कर सकता है। और OPP जो है वो पोलियो की खुराक को कहते हैं, और यह वैक्सीन सेबिन से निर्मित किया जाता है। और DPT जो है ये डिप्थीरिया, प्यूटेरियस और टेटनस, ठीक है, के लिए जो 6 माह 10 माह 14 मतलब 6 सप्ताह 10 सप्ताह 14 सप्ताह तथा 16 से 24 माह की आयु में दी जाती है। तो टिटनेस वैक्सीन कौन सा हो जाएगा, DPT। काली खांसी के लिए DPT, टीबी के लिए BCG, टाइफाइड के लिए TAB और डिप्थीरिया के लिए TPT, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? तो ये है फ्रेंड्स फ्लोरीन। तो ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा, इसकी संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है, तो इसका ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 300 को 2 समान भागों में ऐसे विभाजित करें कि बड़ा अंश का जो आधा दूसरे अंश के 48 कम हो सकता है।
फ्रेंड देखिए यहाँ से ना मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो मैथ्स में हम केवल आंसर बताएंगे आपको, और इसका डिटेल सॉल्यूशन का हम वीडियो बना रहे हैं। तो धीरे धीरे वो वीडियो भी हम लोग क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें और देखते रहें और सीखते रहें। तो देखिए, तो 76 नंबर है उसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला 77 नंबर देखते हैं। 77 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25.58। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25%। 80 का हो जाएगा ए 416.67 मीटर। 81 का देख लेते हैं। 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 82 का ऑप्शन नंबर बी। 83 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। 84 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 85 का ऑप्शन ए। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 87 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 88 का ऑप्शन ए। 89 का ऑप्शन सी। 90 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। 91 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 92 का ऑप्शन डी 24 वर्ष। 93 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 94 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 95 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 96 का ऑप्शन सी। 97 का ऑप्शन सी। 98 का ऑप्शन ए। 99 का ऑप्शन सी। 100 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी 4 वर्ग मीटर। 101 के हो जाएगा सी। 102 का सी। 103 का देखिए 103 का हो जाएगा फ्रेंड्स ए। 104 का सी। 104 का सी। 105 का डी। 106 का हो जाएगा फ्रेंड्स ए। 107 का डी। 108 का हो जाएगा सी। 109 का डी। 110 का हो जाएगा फ्रेंड्स ए। 111 का ए। 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरुवार। 113 का हो जाएगा फ्रेंड्स डी सेशन से छोटा। 114 नंबर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25। 115 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 116 का हो जाएगा सी। 117 हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 118 का ऑप्शन नंबर सी। 119 हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 120 हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 121 का देखते हैं। 121 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 122 ऑप्शन डी। 123 का हो जाएगा फ्रेंड्स ए। 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 125 देखते हैं। 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40। 126 का
ऑप्शन नंबर बी। 127 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 128 का ऑप्शन डी। 33। 129 का ऑप्शन बी। 130 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 131 का ऑप्शन बी। 132 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी साली। 133 का हो जाएगा सी। 2 4 4 1 3 2 5 2 4 1 3। और 134 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी। 52 52। 135 का हो जाएगा ऑप्शन ए चर्मकार। 136 का हो जाएगा ऑप्शन ए ईएटी ईट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 137 का हो जाएगा बी। 138 का हो जाएगा ए 180 डिग्री। 139 का हो जाएगा ए शुक्रवार। चलिए 140 देखते हैं। 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 141 का हो जाएगा ऑप्शन ए 16। चलिए 142 देखते हैं। 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 6 18। 143 देखिए 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी ए आर टी काट। 144 का ऑप्शन नंबर सी ए आर ओ फिल होगा उसमें। 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 146 देखते हैं। 146 146 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 147 का ऑप्शन नंबर डी। 148 का ऑप्शन सी 0.0008। 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32। 150 का हो जाएगा ऑप्शन ए SHG। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग इसके पूरे 150 क्वेश्चन को देखें। और बात रहा इसके मैथ्स और रीजनिंग का, तो उसका हम लोग डिटेल हमारी टीम डिटेल सॉल्यूशन बना रही है। तो उसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है फ्रेंड्स, लेकिन आएगा। तो आप लोग प्लीज़ बने रहें और अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे ही प्यार देते रहें, सपोर्ट देते रहें। मिलते हैं अगले सेट नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।